हेलो एवरीवन, वेलकम। आज के सेशन में हमारे जो चैप्टर चल रहे हैं या हमने जो अपना प्रण लिया है उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमें अपनी साइंस को एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करना है, तो एज अ चैलेंज हम लोग लेके चल रहे हैं। 90 डेज़ आप लोग बोल रहे हैं, लेकिन 90 डेज़ क्या है, हमको उससे पहले ही कवर अप करके लेके चलना है, ठीक है ना। क्योंकि 90 डेज़ तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आपके फेब में एग्ज़ाम है तो उस हिसाब से देखते हुए, ठीक। तो पूरा अच्छे तरीके से कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो आज के सेशन को आगे इसी में कड़ी को आगे चलते हुए पढ़ते हैं। आज के सेशन के अंदर हमारा चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट सेशन में भी हमने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। कुछ एक्टिविटीज़ हमने वहाँ पे देखी थी कि क्या क्या वारदातें हुई हैं, जिसमें काफ़ी आपने मज़ा भी लिया था, बहुत मज़ा भी आया था शायद आपको, ठीक है ना। शायद क्या 101% पूरा मज़ा आया होगा। जो लोग ऑफलाइन में ऑनलाइन में दोनों में आपको बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, ठीक है ना। तो क्लास हमारी इस तरीके की ही चलेगी, बिल्कुल ऐसा सीरियस लेके नहीं पढ़ने वाले, बहुत आराम से मस्ती भरी तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट सेशन के अंदर अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें देखनी है। सबसे पहली क्लास के अंदर हमने बेसिक्स देखा है कि आखिरकार जो हमने केमिस्ट्री स्टार्ट करी है, इस केमिस्ट्री के अंदर क्या क्या बेसिक्स हमें चाहिए ताकि हम 10th क्लास की जो केमिस्ट्री है उसको समझ सकें। तो 9th क्लास का जितना पार्ट था वो थोड़ा थोड़ा हमने रिवाइज़ किया। कुछ मॉलिक्यूल्स के नाम भी लिखे हमने, तो वो नाम वगैरह आपको आने चाहिए। अगर आपको ये चीज़ नहीं आती है तो आपको आगे केमिस्ट्री समझने में दिक्कत 101% आनी ही है, कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पूरा करके चलना है। इसके अलावा हमने यहाँ पे फिजिकल और केमिकल चेंज के बीच में डिफरेंस भी देखा था कि आखिरकार फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है, और इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस क्या होती है। उसी केमिकल चेंज में जो प्रोसेस हो रहा है कि कंपाउंड किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या हो रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमने किस में देखी थी, केमिकल रिएक्शन में। आओ ज़रा शुरुआत करते हैं। केमिकल रिएक्शन हमारा चैप्टर है, तो आप सभी लोग एक छोटी सी हेडिंग डालना चाहे डाल सकते हैं, नहीं तो दिल थाम के बैठ जाइए। अब हम मूड में आने वाले हैं पढ़ाई के, ठीक है। ये सब करने के बाद है ना शुरू करते हैं हमारा चैप्टर। आओ ज़रा। तो अभी तक जितनी भी भसड़ कटी हमने अपने आसपास में देख ली कि भाई क्या काम किया हमने, KMnO4 पे कुछ चीज़ छिड़क के देखी, इसके अलावा हमने कहीं आग लगाई, एक पॉप साउंड की रिएक्शन करके देखी। तो इतनी सारी रिएक्शन करने के बाद हमारे दिमाग में एक चीज़ फिट हुई कि भाई साहब ये जो लौंडा सिखा रहा है इसी चीज़ को बोलते हैं केमिकल चेंज। और इसके अलावा जो हमने एल्यूमिनियम फॉइल यहाँ पे रख के फाड़ी थी उसको क्या बोलते हैं भाई, फिजिकल चेंज। इतना पढ़ने के बाद आगे की बातों को कंटिन्यू करते हैं कि आखिरकार ये जो वारदातें हो रही हैं इनको हम अपनी कॉपी पे किस तरीके से दिखा सकते हैं, और मुझे ये रिएक्शंस या जितनी भी वारदातें हो रही हैं पता कैसे चले कि ये सारी चीज़ें हो गई या एक केमिकल रिएक्शन घटित हो गई। और इन सब का जवाब आज इस सेशन में हम लोग देखने जा रहे हैं। तो फटाफट से केमिकल रिएक्शन आपको समझ में आ गया क्या है कि केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या होता है भाई, कोई भी एक या दो सब्सटेंस अपनी मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करके नई चीज़ बनाता है जिसमें उसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है पुराने वाले से रिजेंबल नहीं करती है। तो इस चीज़ को क्या बोलते हैं आप, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, या इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं आप, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आओ जरा इसी केमिकल रिएक्शन को अगर मैं विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स लिख देता हूँ, ठीक है ना, तो इसको क्या बोलोगे, केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल से राजू भैया जरा ध्यान देना, बताऊं, देखो जरा। तो अगर मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करूं तो जैसे आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है मैथ के अंदर, वारदातें कुछ ऐसी कि द एज ऑफ दिस ऐसे करके आते हैं ना लीनियर इक्वेशन वाले चैप्टर में। कोई भी आप क्वेश्चन देख लो तो वो थ्योरी लिखी हुई है पूरी। तो यहाँ पे भी हमारे पास में जो रिएक्शन है वो किसमें, थ्योरी में। एल्यूमिनियम रिएक्ट्स विद एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, हाँ या ना। इसी चीज को हम विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स लिखेंगे। वहां मानते थे x और तुम चिल्लाते थे x कौन है, जान है मेरी। नहीं, ऐसे नहीं चिल्लाना है। यहाँ पे हमारे पास में ऑलरेडी क्या है, सिंबल्स हैं भाई, हाँ या ना, पक्की बात। तो हम यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ करने जा रहे हैं। जैसे मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास में अलग सिंबल, जैसे वाटर का सिंबल क्या, H2O, ठीक है ना, थू नहीं है, H2O, कभी थू, ठीक है। थू में और टू में अंतर है। अगर कतई अंग्रेज बनना चाह रहे हैं तो थू बोल दो, नहीं तो बाकी टू तो है ही हमारे, ठीक है। थू नहीं है, एक ही बार थू है। नहीं, ये दो बार है ना, दो बार। अरे थू दो बार थोड़ी है, तो थू आ रहा है ना, एक बार थू है, थू ये वाला थू नहीं है, थू है बस खाली, ठीक है। चलो, तो ये इस तरीके से हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया है ना।
तो जैसे हम क्या काम करने वाले हैं, इन रिप्रेजेंटेशन के लिए हम इस्तेमाल करेंगे मॉलिक्यूलर सिंबल्स या मॉलिक्यूलर फार्मूला। हाँ, ये वही फार्मूला 1 है ना। जैसे आप H2O यूज़ करते हैं, CO2 SO2, ठीक है ना, ठीक, ये सारी चीज़ यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम लोग यूज़ करने वाले हैं प्लस का, माइनस का साइन यूज़ करेंगे क्या, घंटा नहीं करने वाले, ओनली किसका सिंबल यूज़ करेंगे, प्लस का। अगर प्लस का, माइनस का मतलब होता है घटाना, और हमें यहाँ पे रिएक्शन में घटाना कुछ नहीं है। अगर घटाने की ज़रूरत पड़ेगी तो लगा देंगे, सही है ना। आप ज़रा देखो, अगर ये रिएक्शन क्या है, यानी कि लेफ्ट साइड में या राइट साइड में मिलेगा जब देखेंगे, है ना, इसको अभी समझेंगे कि इसका मतलब क्या है दोनों का, ठीक है। नेक्स्ट, अगली बात, एक यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे क्या, तीर का निशान, सही है। एक क्या यूज़ करेंगे हम, तीर का निशान, ठीक है ना। ये वही तीर है, बस इसमें दिल नहीं है, ठीक है। दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, है। जरा देखो, तो ये क्या है तुम्हारा, तीर का निशान। इसका मतलब है प्रोड्यूसेस और गिव्स। क्या मतलब है इसका, प्रोड्यूसेस और गिव्स, ठीक है ना। समझ में आया, पक्का, चलो बहुत बढ़िया, शानदार। नेक्स्ट, आगे की बात करते हैं। इसके अलावा जरा ध्यान देना, इधर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे, तुम्हारा तो लेफ्ट ही पड़ रहा है ना, हमारा भी लेफ्ट पड़ रहा है वाला, और इधर की साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड पाएंगे उनको बोलेंगे रिएक्टेंट, और इधर प्रोडक्ट, ठीक है। जरा सुनना, तो रिएक्टेंट क्या है भाई, जो केमिकल रिएक्शन में कंबाइन हो रहे हैं, वेदर इट इज अ मॉलिक्यूल, वेदर इट इज अ एटम, उनको क्या बोलेंगे आप, रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस आपका बना है, उस नए सब्सटेंस को क्या बोला जाएगा बड़े लोग, ठीक है, प्रोडक्ट बोला जाएगा। अब जरा सुनना, तो ये जो प्लस का साइन है रिएक्टेंट के लिए अलग है और प्रोडक्ट के लिए अलग है। रिएक्टेंट के लिए अगर प्लस लगा हुआ है तो उसका मतलब है रिएक्ट्स, प्रोडक्ट के लिए है इसका मतलब विद, क्या मतलब है, विद। रिएक्टेंट के लिए अलग मतलब है और प्रोडक्ट के लिए अलग मतलब है। आओ जरा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप सभी को एक प्यारी भरी नमस्कार की जगह रिएक्शन देखो। आपको पता है हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद, ये गैस है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाटर। क्या चीज बनेगा भाई, वाटर बनेगा। क्या बनेगा, वाटर। अब ये जो ये पूरी केमिकल रिएक्शन ये लिखी हुई है, इस थ्योरी को हम कन्वर्ट करने जा रहे हैं किसमें बाबू, किसमें, एक इक्वेशन, किसमें, इक्वेशन। तो वही चीज समझनी है। हाइड्रोजन गैस के लिए सिंबल बनता है कैसा, H2। अगर कोई यूँ बोलता है ना, मैं माल लगा देगा कदम पे, हाइड्रोजन गैस का सिंबल गैस है सर, हम तो निकाल देंगे, ठीक है। ऑक्सीजन गैस का सिंबल O2, तो यहाँ पे गैस है, ये बन गया गिव्स। वाटर के लिए जो सिंबल है आपको पता है, अभी आपने H2O, हो गया काम। ये रिप्रेजेंटेशन दे दे, लेकिन एक छोटी सी कमी, रिप्रेजेंटेशन के अंदर आपको क्या काम करना है, यहाँ पे इनकी स्टेट भी लिखनी है। क्या लिखनी है, स्टेट। अगर ये गैसियस फॉर्म में बना है तो यहाँ पे गैसियस लिखेंगे, ठीक है ना। जरा सुनना, अगर गैस बनता है कोई चीज़ तो गैस, G फॉर गैस, L फॉर लिक्विड, जो तुम्हारी गंदी सोच है वो नहीं, S फॉर सॉलिड बॉडी, और एक्वस। एक्वस का मतलब जरा सुनना, कोई भी रिएक्शन होती है तो मीडियम, माध्यम मांगती है। तो यहाँ पे अगर मीडियम आपका वाटर है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, एक्वस, यानी कि घुला हुआ बनना है प्रोडक्ट, तो एक्वस, ठीक है ना, यानी कि घुला हुआ बन गया, ठीक है ना, एक्वस बनेगा आपका। यहाँ तक समझ में आया, इतनी चीज़ क्लियर होगी, बहुत बढ़िया, शानदार, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन हमने दिया है डेट इज कॉल्ड एज, हाँ जी जी, H2 और O2, वो सारी चीज़ें अभी बताऊंगा, चंद मिनट का हमें समय दीजिएगा, ठीक है ना जी, बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी चीज़, यही सवाल था मेरा, तुमने पहले पूछ लिया, ठीक है। आओ जरा,
भैया ने पहले सवाल पूछ लिया, ये गलत बात है, सही है। तो जरा सुनो, अब क्या काम करना है, अपने को इसी सवाल का जवाब ढूंढना है कि यहाँ H है, दो दो लग रहे हैं, ये दोनों कहाँ चले गए, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है एटम्स का। क्या हुआ है, रीअरेंजमेंट हुआ है एटम्स का, जिसकी वजह से ये अलग अलग तरीके के कंपाउंड का फॉर्मेशन हमारे पास में होता है। क्या होता है, इसकी वजह से ही हमारे पास में अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ये रीअरेंजमेंट ना हो तो केमिकल रिएक्शन कहाँ से होगी, घंटा से। समझ में आया। अब ये जो रीअरेंजमेंट है ये आपने देखा हुआ है किस तरीके से होता है, ये होता है अकॉर्डिंग टू द वैलेंसी। किस तरीके से होता है, वैलेंसी। अब जरा देखो, यहाँ पर कभी कायदे में जो रिएक्शन होती है ये नंबर ऑफ एटम्स के हिसाब से होती है, यानी कि इधर जितने नंबर ऑफ एटम है उतने ही नंबर ऑफ एटम इधर होने चाहिए, तब जाके ये रिएक्शन क्या होगी अच्छे से आपको समझ में आएगी। और ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ क्या होते हैं, बैलेंस होते हैं, इसी को बोला जाता है क्या, बैलेंस्ड रिएक्शन। तो अभी जो ये रिएक्शन लिखी हुई है ये रॉ रिएक्शन लिखी हुई है, कच्ची यानी कि अनबैलेंस रिएक्शन लिखी हुई है। ऐसी ही रिएक्शन को क्या बोलते हैं आप, स्केलेटन रिएक्शन, ढांचा रिएक्शन, ठीक है ना। समझ में आया, क्लियर। तो ये हो गई आपकी स्केलेटन रिएक्शन। यानी कि अगर मुझे पहले पूरी तरीके से समझना है कि इस रिएक्शन में पूरी में क्या वारदात हुई होगी, तो हमें क्राइम पेट्रोल देखना पड़ेगा, यानी कि हमें ये रिएक्शन बैलेंस करनी पड़ेगी। यानी बहुत देर दिमाग वारदात पे आती तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, रिएक्शन हो रही है, सही है। उसे जानने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन की बैलेंसिंग समझनी पड़ेगी। तो आओ जरा शुरू करते हैं, क्राइम पेट्रोल, ठीक है। ये जो क्राइम पेट्रोल शो है ना वो इतना खतरनाक है। एक बारी मैं घर में ऐसे बैठा हुआ था तो मतलब क्राइम पेट्रोल देखने लगा। थोड़ी देर बाद मुझे ना गेट खोलने में भी डर लगने लगा, भाई ये मार के भगे आदमी, तो आदमी ना अपने घर वालों पे शक करने लगे, ये जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ होने जा रही। तो शो को मत देखो भाई। हाँ, पहले एक वो आता था फिर कोई है ना। तो हाँ, मैं बोला था अगर ये थोड़ी देर और करता तो हम लोग जो छोटे छोटे बच्चे यहीं बिठाए दे करते। मेहनत करने की जरूरत क्या है यार, गलत तो नहीं कह रहा। सब लोग घर में बिठाए, टीवी कर दे। सलाह देनी चाहिए थी भाई, कम से कम शो की टीआरपी इसी लेवल से बढ़ती तो सही, ठीक है ना। तो आगे आए ना, तो अगर किसी को कोई जानकारी तो मेल डाल देना, सर इसमें जो शेयर है इसको बढ़ा दो थोड़ा सा, 1 मिनट तक का कर दो और रिपीट पे लगाओ बार बार। जब भी ऐड जाना हो तो बच्चे मूत रहे हैं इधर से धर, ठीक है ना। हाँ चलो चलते हैं जरा आगे, माइंड फ्रेश हो गया हो, है ना, सही है। चलो ऐसे ही है एक बारी, चलो जरा शुरू करते हैं। तो अब क्या काम करना है, हमें बैलेंसिंग करनी है। बैलेंसिंग के लिए सबसे पहला जो नियम कानून आपको सीखना पड़ेगा वो ये है कि भाई साहब कभी आपने ऐसी हरकतें करी है कि 50 ग्राम पानी लिया, उसमें 5 ग्राम चीनी डाली और एक सॉल्यूशन बनाया, तो उसको तोला, तोलने पे वो सॉल्यूशन कितना निकला, मेरा तो 0 निकला, मैं पी गया उसे, है ना। ऐसा आंसर नहीं देने भाई, ठीक है ना। हाँ कोई वो मीठा ही आएगा भाई, मीठा ही आएगा, ठीक है ना। अब जरा सुनो, तो ये चीज़ हो गई, अब जरा सुनो, यहाँ पे क्या काम करना है आपको। जब आप इसको तोलोगे तो 50 ग्राम आपने पानी लिया है, 5 ग्राम चीनी ली है। जब आप इसको मीज़र करोगे, मीज़र करने पे आपको पता चलेगा वो कितना आएगा, 55। तो यानी कि हमें इतना पता है कि यहाँ पे मास क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो हम इसी चीज़ को फॉलो करेंगे। क्या चीज़ देखेंगे कि भाई साहब हमारे पास में जो रिएक्शन बैलेंस होंगी वो किसके हिसाब से बैलेंस होंगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यानी कि बेसिक्स क्या है, एक प्रिंसिपल हम लोगों ने लिया हुआ है कि हमें अगर रिएक्शन बैलेंस करनी है तो बैलेंस करने के लिए कोई ना कोई नियम कानून को इसको फॉलो कराना पड़ेगा। और वो जो नियम कानून है वो क्या है आपका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये नियम आपने पढ़ा है कौन सी क्लास में, 9th में। दुखी लोगों 9th क्लास, ठीक है। वो कैसे बैठा है रोता हुआ, हे हाइलर 9th अभी भी आ रही है, आएगी भाई। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है
जरा सुनो, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। आओ जरा इस मास को, इस लॉ को पहले चैलेंज किया गया है और कायदे में थोड़ा सा गलत भी कर दिया गया है। आप आगे चल के इसको पढ़ोगे तो इसमें थोड़ी सी गलती है जिसको आगे चल के सुधार भी किया गया है। किसी बार मैं ही बताऊंगा पर अभी समय नहीं है। इसका मतलब एक केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना तो बनाया जा सकता है ना ही मास को बिगाड़ा जा सकता है, और इसी मास के हिसाब से हमने बैलेंसिंग करनी है। तो H2 प्लस O2 गिव्स H2O। अब मुझे एक शब्द का सीधा सीधा जवाब दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे इनके वेट को बैलेंस करूं या फिर मुझे बैलेंस करने के लिए अगर इनके नंबर बैलेंस करना पड़े तो क्या वेट बैलेंस हो जाएगा, हाँ या ना में? हाँ। यानी कि अगर 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 इधर हो जाए, 2 ऑक्सीजन इधर है 2 इधर हो जाए, तो क्या इधर का वेट और इधर का वेट बराबर आ जाएगा? यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो वेट है वो बराबर आ जाएगा। क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी? बिल्कुल। तो हम इसी चीज को पढ़ेंगे क्या कि भाई साहब वेट बैलेंस पे ध्यान कम दीजिए, नंबर ऑफ आइटम, जितने आइटम इधर खाने के उतने ही आइटम इधर कर दो बराबर, यानी कि एटम क्या काम करो, दोनों तरफ बराबर कर दो। इन एटम को बराबर करने के लिए ऐसे नहीं करना है कि यहाँ 2 है तो ले यार ये तो खत्म, काम हो गया, आंसर आ गया। भाई साहब तुमने पूरा मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया। जो आप वाटर बना रहे थे ये वाटर नहीं है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बन गया। अब आप इसे पियोगे तो कुछ भी हो सकता है। सही है ना? समझ में आया ना? तो इस वजह से हम इस तरीके से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते। तो क्या काम करने जा रहे हैं हम यहाँ पे करेंगे क्या कि अगर यहाँ पे हमें नंबर बढ़ाने हैं तो जो इसके आगे जगह बची हुई है, ये जो आगे जगह बची हुई है सिर्फ यहाँ पर ही इनको लिखेंगे। और इसका मतलब ये होगा, जरा सुनना, मान लीजिएगा जैसे H2O लिखा हुआ है और मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, तो इसका मतलब है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हो रही है और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे जो नंबर लिखा हुआ है उसके साथ में हो रही है। इसका मतलब आपके जो हाइड्रोजन है इधर साइड में कितने हो गए, 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और जो ऑक्सीजन है वो कितने हो गए, 1 मल्टीप्लाई बाय 3। समझ आया? सही है ना? भाई साहब एग्जाम्पल लिया है और कोई रीज़न नहीं है, ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। अब जरा देखो, क्लियर? तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे Al2SO4 का होल थ्राइस, और मैं यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 4 से। एग्जाम्पल के तौर पे हमने 4 से मल्टीप्लाई करी, तो इसका मतलब है मेरे पास में Al कितने हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 4, S कितने हो जाएंगे, ध्यान से सुनना, इसकी मल्टीप्लाई ऑलरेडी यहाँ पे हो रही है, या तो मैं इसके साथ में मल्टीप्लाई पहले कर दूँ तो कितना आएगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1। इसके बाद ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। तो इतने मेरे पास में क्या निकल के आएंगे, ऑक्सीजन। ऐसे ही आपके ये सारी चीज़ें आएंगी। क्लियर हो गया? यहाँ तक समझ में आ गया? सिर्फ और सिर्फ ये फंडा यहाँ पे चलने वाला है, यानी कि मैं इधर के और इधर के एटम को बैलेंस करने के लिए दिमाग में सेट कर चुका, क्या गर्लफ्रेंड नहीं, ठीक है, मैं यहाँ पे सेट कर चुका हूँ क्या कि इधर के नंबर ऑफ एटम इधर के नंबर ऑफ एटम मुझे इक्वल करने हैं। इक्वल करने के लिए मैं मॉलिक्यूल के अंदर कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। कहाँ करूँगा, मॉलिक्यूल के आगे नंबर लिख के अपना क्या काम करूँगा, बैलेंस करूँगा। पहला मेथड आपका क्या आएगा, हिट एंड ट्रायल मेथड आएगा, और यही हमें NCERT में दे रखा है, तो इसी मेथड को सीखना है। आओ जरा इस मेथड को सीखना शुरू करते हैं। मित्रों तैयार हो तुम? आओ जरा सीखें। ठीक, जरा देखो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितने आपके, 2, इधर में हाइड्रोजन कितने, 2, तो इधर 2 इधर 2 है, 2 2 वही है भाई, यानी कि इधर कितने, 2, इधर भी कितने, 2, तो दोनों के दोनों बैलेंस हैं। इधर कितने हैं आपके ऑक्सीजन कितने, 2, इधर कितने, 1। तो आप क्या काम करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक ऑक्सीजन लगा दो, काम खत्म हो गया। ये हरकत नहीं करनी है, यानी कि हमें ये करने के लिए हम क्या काम करेंगे, तो 2 लगाएंगे तो 2 हो जा, ले 2 लगाने का मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर से चेक करते हैं, आओ जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, और यहाँ पे भी कितने हैं, 2, 4 कैसे भाई, 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 4, तो ये गड़बड़ हो गई, इसमें भी धड़ मार दो। सही है जी, जी बिल्कुल, यही चीज़ आपको अभी एग्जांपल से समझाई थी, यही चीज़ है, ठीक है।
अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ में 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 2 4 हाइड्रोजन हो गए। आओ जरा और एग्जांपल उठाते हैं ऐसी ऐसी रिएक्शन के, ठीक है ना। ये रिएक्शन आपकी बैलेंस होगी, ठीक है। इसके बाद आपको ये भी समझाऊंगा कि अभी रिएक्शन में क्या हरकतें हो रही होंगी, मतलब सॉरी हरकतें निकल गया मुझसे, क्या वारदात हो रही होगी, क्योंकि हम क्राइम पेट्रोल पढ़ रहे हैं। N2H2 gives NH3 मुनिया, अच्छा अमोनिया मुनिया, ठीक है। अब जरा देखो नाइट्रोजन कितने हैं यहाँ पे 2, इधर कितने हैं 1, तो बैलेंस करने का सीधा सीधा ये 2 मार भाई, मतलब सॉरी 2 लगा दिए हमने बैलेंस। इसके बाद आगे देखो हाइड्रोजन कितने हैं 2, इधर 3 6, इधर कितने हैं 6, तो इधर किसकी मल्टीप्लाई कर दूं 6 करने के लिए 3 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे, सीधा सीधा ये तरीका है। आओ जरा आप समझते हैं हो क्या रहा होगा यहाँ पे। जैसे मैं पूरा मैकेनिज्म डिटेल में नहीं बताऊंगा, सीधा सीधा मैं आपको बता दूं, बस एक ये है कि हाँ ये हो सकता है कि ये हो रहा हो, ठीक है। हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, इसने 2 बॉन्ड बनाई हुई है, इसने 2 बॉन्ड बनाई हुई है। इस तरीके से बॉन्ड को मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है डैश लगा लगा के, ठीक है ना। जैसे शॉक लगा 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 डैश लगा 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 बॉन्ड दिखा दिया, ठीक है। अब देखो हमने रिएक्शन कराई तो यहाँ पे क्या होगा, थोड़ी बहुत हमें एनर्जी देनी पड़ेगी इनिशिएट करने के लिए। तो रिएक्शन को इनिशिएट करने के लिए जैसे एनर्जी दी, ये वाली बॉन्ड टूटी, ये हाइड्रोजन वेल्ला, ये हाइड्रोजन वेल्ला, बोले अपन अब सांड है घूमेंगे कहीं भी वेल्ले हैं, सही है ना। तो क्या हुआ, वेल्ले घूमने लग गए, इधर से ये पहुंचा इसके पास, ऑक्सीजन क्या कर रही है, आओ चल ले, ठीक है। तो यही बोला ना मैं तो दूसरे ऑक्सीजन के साथ ठीक हूँ, बोले ना चल ले आओ, ठीक है। माने नहीं, यहाँ पे इन दोनों की बॉन्ड तोड़वाई, बॉन्ड टूटते ही आफत आई, H और O बना, ये वाला ऑक्सीजन फिर वेला था हाइड्रोजन, ये बोला नहीं भाई काम खत्म, ऑक्सीजन कितनी बॉन्ड बनाएगा 2, बोले चेड़ कटी भाई ले, तो HOH, इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है। पहले जो बॉन्ड बन रही थी वो कैसी बन रही थी, H और H और O के बीच में। अब एक ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना रखे हैं, लेकिन वो दोनों बॉन्ड किससे बन रही है, आपके हाइड्रोजन से ही बन रही है। तो आप इस तरीके से इसको बना सकते हैं H और H, ये फॉर्मेशन हो। अब ये ऑक्सीजन भी तो वेली घूम रही थी, इसको भी तो क्या चाहिए भाई, हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन बोले भाई मैं तो अकेला था, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। तो रिएक्शन के लिए इसको भी कितने चाहिए, 2 कितने हाइड्रोजन चाहिए। तो ये क्या काम करेगा, जब ये वाला ऑक्सीजन था तो 2 हाइड्रोजन के साथ में ये कंबाइन होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल अगर आएगा तो 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ में रिएक्शन करेगा और 2 क्या बनेंगे आपके, वाटर। अब आपको ये चीज क्लियर होने लगी होगी कि आखिरकार 1 या 2 ये कहाँ चले गए, क्यों, क्योंकि आपने एटम्स का रीअरेंजमेंट समझ लिया। यहाँ पे कुल मिला के हो क्या रहा है, ये एटम उसके साथ, ये एटम उसके साथ रीअरेंज हो रहा है, और रीअरेंज होके अलग तरीके का क्या बनना है, कंपाउंड बनना है। अब एक बात बताओ, अगर ये रीअरेंजमेंट नहीं होता तो क्या केमिकल रिएक्शन होती, घंटा नहीं होती, हम ऐसे देख रहे होते बैठे हाय ला, है ना, ये केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही होती। इसका मतलब इसमें हम ये चीज़ समझ सकते हैं हाइड्रोजन में और नाइट्रोजन में, N2 नाइट्रोजन की वैलेंसी 3, तो 3 बॉन्ड बना रखी होंगी दूसरे नाइट्रोजन के साथ में, H2 H और H, ये टोटल कितने हैं आपके पास में, 3 हैं। ये कितने हैं, 3। बैलेंसिंग से पता चला ये कितने हैं मेरे पास में, 3। तो जो समस्या वहाँ रही थी उस समस्या का यहाँ निर्माण करेंगे। पहले जरा देखो, ये बॉन्ड टूटी, ये तीनों बॉन्ड टूटी, सही है ना, टूटी, ये तीनों नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ, सॉरी ये तीनों हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ में कंबाइन हुई, और ये तीनों किसके साथ में, इस वाले के साथ में कंबाइन हुई। यानी कि यहाँ पर भी एक रीअरेंजमेंट हुआ है। अब दिमाग में आ रहा है ये 3 ही क्यों बनी है, क्योंकि नाइट्रोजन जब ही जाएगा जब ये 3 बॉन्ड बनाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन आपकी कितनी बॉन्ड बनाती है, एक ही बॉन्ड बनाती है। अगर ये 3 बॉन्ड नहीं बनाएंगे तो ये जाएगा नहीं। हाँ जी, और कोई डाउट बताओ, क्लियर, हाँ बोलो, ये समझ नहीं आया क्या, ये भैया कैसे हो गया, क्या कैसे हो गया, भैया जैसे H2O है हाँ ना, उसके साथ भी 2 है और O के साथ भी 2, हाँ तो हमारा H2O बन गया जी, है ना। उसके बाद हमने जैसे जिसके साथ जो होता है, जो नंबर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं, किसके साथ, जैसे
H के साथ 2 है तो C2 से मल्टीप्लाई। हाँ, तो यहाँ पे NH3 की बना 2 मैं वही चीज़ आपको अभी इसका ही जवाब दिया है कि एटम्स का क्या होता है, रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है ना। एक ऑक्सीजन अगर यहीं पे आप देखोगे, मान लो हमारे पास में ये 2 ना होते, मैंने आपको इसी चीज़ का पहले जवाब दिया था कि अगर ये 2 नहीं होते तो ये बना, एक ऑक्सीजन खाली रह जाती है ऐसी की ऐसी, वेली रे घूम रही है। अगर ऐसी ऑक्सीजन और कहीं होती तो ये उसके साथ में कंबाइन हो जाती और क्या बना लेती, बॉन्ड बना लेती फिर से। समझ में आया? तो यानी कि मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं लेकिन एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होते हैं, सही है ना। तभी तो आप जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जितने भी आप देखते हो उसमें नंबर लिखे मिलते हैं आपको, यही रीज़न है। समझ में आ गया? अब क्लियर हुआ? पक्का? तो ये रेशियो में कंबाइन होते हैं। अगर यहाँ नहीं है भाई, ऑक्सीजन हाइड्रोजन हमारे पास में कम है तो ये थोड़ा सा बनेगा, ऑक्सीजन बची रह जाएगी आप, सही है ना, ये होगा। अब अगर हमें पूरी रिएक्शन कंप्लीट करनी है तो हमें हाइड्रोजन और नाइट्रोजन एक फिक्स रेशियो में लेनी पड़ेगी ताकि हमारी रिएक्शन आगे कंबाइन या आगे चले, सही है ना, ये काम चलने वाला है, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलें, आगे बढ़े, पक्का। तो ये बैलेंसिंग होगी आपकी रिएक्शन की, कुछ बैलेंसिंग आपको दे दी जाएंगी, आप उन रिएक्शंस को बैलेंस करेंगे, ठीक है ना। सारी रिएक्शंस आपको बैलेंस करनी है, बिना बैलेंसिंग के आपका काम नहीं चलने वाला। बोर्ड के हिसाब से ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, इस वजह से मैं आपसे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको ये काम करना पड़ेगा। सर 9th क्लास का बेसिक्स आपके बहुत सारे जवाब दे सकता है, इस वजह से 9th के 2 चैप्टर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और दूसरा चैप्टर कौन सा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आपको दोनों चैप्टर ही अच्छे से करने पड़ेंगे, तभी बहुत सारी चीज़ों के आपके जवाब यहाँ से क्लियर होंगे। अगर आपने ये काम नहीं किया तो बार बार कुछ चीज़ें ऐसी आती ही रहेंगी कि इसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा, केमिस्ट्री में क्या, साइंस में आपको रिलेट करके पढ़ना ही पड़ेगा। तो अभी तक हमारा जो टॉपिक है, एक टॉपिक ख़त्म हो गया, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग के अंदर हमने 2 जवाब ढूंढे हैं, कौन कौन से, रीअरेंजमेंट कैसे होता है, इसका आंसर हमें सीधा सीधा पता चला वैलेंसी के हिसाब से, ठीक है ना। बैलेंसिंग करनी है तो क्यों करनी है, क्योंकि अगर रिएक्शन में हमें फाइनल प्रोडक्ट पूरा का पूरा चाहिए तो बैलेंसिंग हमें करनी पड़ेगी, नहीं तो कोई ना कोई चीज़ वहाँ पे रह जाएगी। इसी में आप बोल सकते हो कि बैलेंसिंग करने के लिए इसलिए ज़रूरी है कि अगर हम बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा कि कौन सा कंपाउंड बन रहा है, किस रेशियो के हिसाब से बन रहा है, कौन रिएक्शन कैसे कर रहा है, हमारे को ये जवाब नहीं मिलने वाला। तो बैलेंसिंग हमने सीख ली है। इसी में व्हाट इज स्केलेटन रिएक्शन एक क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी आपको रिएक्शंस और मिल जाएंगी, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जरा देखो, एक सवाल स्टार्टिंग में था, वो था कि रिएक्शन हो गई है, इस चीज़ का पता कैसे लगाएं, है ना। हमारे पास में एक सवाल था, वो सवाल क्या था कि रिएक्शन हो गई है, ठीक है ना। तो ये कैसे पता लगाऊं भाई कि रिएक्शन होगी, सोचो, अब दिमाग मार ले भाई कि रिएक्शन होगी है। आओ जरा देखते हैं कि मुझे पता कैसे चले कि भाई प्रोडक्ट बन गया कि नहीं बना। तो आओ जरा शुरू करते हैं। हमने क्या देखा कि हमारे आसपास में हमने बहुत सारी रिएक्शन कर करके देखी थी, जिन रिएक्शंस में किसी में टेम्परेचर निकल रहा था, किसी में कलर चेंज हो रहा था, किसी में स्टेट चेंज हो रही थी, याद करो, है ना। यानी कि हमारे आसपास में अगर प्रोडक्ट बनना है, जितनी भी हमने रिएक्शन कर करके देखी है, उन सारी रिएक्शन में कोई ना कोई ऐसी हरकत हो रही है जिसको हम डिटेक्ट कर पा रहे हैं। उस डिटेक्शन में क्या चीज़ था, आप जरा ऑब्जर्व करके देखोगे तो आपको पता चले कहीं तो कलर चेंज हो रहा है, कहीं स्टेट चेंज हो रहा है, कहीं पे क्या हो रहा है, आपका इवोल्यूशन ऑफ हीट हो रहा है, यानी कि उसमें चेंज हो रहा है, ठीक है ना, हीट में चेंज हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, हाँ या ना। तो यानी कि मैं 3 तरीके से सिर्फ और सिर्फ बता सकता हूँ क्या, कि मेरे पास में केमिकल रिएक्शन हुई है, तो इस बात का कैसे पता चले। आओ जरा, पहला है आपका चेंज इन कलर, दूसरा चेंज इन स्टेट, तीसरा है आपका वो इवोल्यूशन ऑफ गैस, इसी के अंदर करेंगे हम। तीसरा है आपका चेंज इन तापमान, टेम्परेचर, सही है। चेंज इन कलर, आपके आसपास में कोई ऐसी रिएक्शन होती है कि यार चेंज इन कलर हो गया, हाँ, लकड़ी ली फूंक दी, क्या हो गई, राख मिली, तो वहां पे क्या हुआ, चेंज इन टेम्परेचर। क्या हमने यहाँ पे रिएक्शन करी थी, याद करो, ग्लिसरीन
उसमें सॉरी KMnO4, उसमें क्या डाला था, पोटेशियम परमैंगनेट में ग्लिसरीन, रिएक्शन फटफट कुछ कुछ होने लगी थी, हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ये रिएक्शन है। बाद में जो पिंक कलर था वो कैसे में चेंज हो गया था, तुम्हारा ब्लैक कलर में चेंज हो गया था, याद है ना। क्या और रिएक्शन हुई थी, याद करो, जब भैया यहाँ पे ऐसे करके लेके खड़ा हुआ था टेस्ट ट्यूब, कुछ गलत नहीं, ठीक है ना, टेस्ट ट्यूब लेके यहाँ पे आराम से खड़ा हुआ था, तो क्या हुआ, वो ब्लैक ब्लैक सब्सटेंस बना था नीचे, ठीक है ना, और कुछ भी, ठीक है ना, याद करो, तो कलर चेंज हो रहा था। इसके अलावा है ना, ये हो रहा था कि नहीं हो रहा था। अब जरा देखो, तो हमारे पास में ऐसा नहीं है कि एक रिएक्शन एक ही जगह पे काम करेगी, और जगह पे भी काम कर सकती है। तो जाओ जरा एक एग्जांपल से आपकी किताब का ही उठाते हैं, मैग्नीशियम। अगर इस मैग्नीशियम को मैं जला दूं तो जलाने के बाद में वाइट कलर का सब्सटेंस बनता है, जिसको हम बोलते क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये ड्रिजलिंग फ्लेम के साथ में जलता है, बहुत चमकीली सी ऐसी फ्लेम के साथ में बर्न होता है, ऐसे वाले को, समझ में आया। तो एक एग्जांपल ये वाइट कलर का यहाँ पे क्या बनता है, सब्सटेंस बनता है। इसके अलावा CuSO4, अगर मैं यहाँ पे जिंक या आयरन डाल दूं तो ये ब्लू कलर का होता है, कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। ये डालते ही FeSO4 कलरलेस आपका सब्सटेंस बनता है, और Cu आपको मिल जाएगा। चेंज इन कलर यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सही है। ये जो सॉल्यूशन है ये हमने एक्वस लिया हुआ है, ये सॉलिड बॉडी है हमारी, ये अब क्या बन गया, एक्वस, और ये क्या बनी, सॉलिड बॉडी, ठीक है ना। आया समझ में, सॉलिड बॉडी मजाक मजाक की बात है, को एग्जाम में मत लिखा सॉलिड बॉडी, ठीक है ना, कभी वहाँ पत्ते से उड़वा दो, ये तो सर ने पढ़ाया था, कैसे गलत हो गया, रावट पकड़ जरा मास्टर को, गलत पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं है भाई, ठीक है। चेंज इन स्टेट, समझ आया। तो कलर में चेंज के एग्जांपल दो है, ठीक है ना। मैग्नीशियम शाइनी शाइनी से कलर का होता है, और वाइट कलर का मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। आप किसी की भी बर्निंग करेंगे तब भी आपको ये चीज़ देखने के लिए मिलेगी। आओ जरा आगे की बात करते हैं, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट के अंदर जो आपकी चीज़ें आने वाली है, जैसे जहाज, देखो जरा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ पे, इवोल्यूशन ऑफ गैस। मेन जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यही है भाई, क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगर कोई भी सब्सटेंस होता है उसके अंदर गैस बनती है, ठीक है ना, उसकी रिएक्शन हुई, रिएक्शन में क्या बनी, गैस बनी, तो यही चीज को क्या बोलते हैं हम, कि गैस इवॉल्व हो रही है। जैसे आपने एक रिएक्शन अभी पढ़ी थी, एल्यूमिनियम, हमने एल्यूमिनियम की रिएक्शन HCl के साथ में कराई, और ये रिएक्शन आपको देती है क्या, AlCl3 प्लस H2। ये जो गैस इवॉल्व हुई है हम इसको इस तीर से दिखा देते हैं कि भाई ये गैस इवॉल्व हो रही है, तो H2 ऐसे करके निकाल दे, यानी कि ऊपर की तरफ ये गैस जा रही है। इसके अलावा अगर आप CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, आपके घरों में लाइम मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल मिल जाएगा, वहां से उसको उठा लें और इसको क्या काम करें, हम हीट करने लग जाएं, तो CaO प्लस CO2 ये गैस बनेगी। अब जरा ध्यान रखना, गैस बनी है तो क्या लगाओगे, यहाँ पे तीर लगा देंगे ऊपर की तरफ, समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत। सेम कंडीशन हम यहाँ पे भी बोल सकते हैं, जैसे सॉलिड बनना है तो ये नीचे सेटल डाउन हुई, तो घुला हुआ था, घुलते ही क्या हुआ, नीचे सेटल डाउन हो गया, तो हमने क्या काम किया, चेंज इन कलर भी ऑब्जर्व हुआ और चेंज इन स्टेट भी आप बोल सकते हो, हाँ या ना, पक्की बात है, ये कंडीशन आपकी हो सकती है। इसके अलावा BaSO4 की एक रिएक्शन है, वहाँ पे BaCl2 वगैरह आप डालते हो, वो रिएक्शन आगे आएंगे, सारी रिएक्शन वहाँ पे हम लोग भी देखेंगे इन सारी चीज़ों को, ठीक है ना। ऐसी बात नहीं है कि एक रिएक्शन एक जगह चलेगी, अब सारी रिएक्शन अभी बताता चलूंगा तो फिर आगे लगे तो सब पढ़ रखे हैं, बोर बोर सी बात है, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, चेंज इन टेम्परेचर। अच्छा एक बात बताओ यार, टेम्परेचर के चेंज की तो हमने बहुत सारी रिएक्शन कर करके देखी थी, है ना, पॉप साउंड वाली रिएक्शन करके देखी थी, आप इसको भी बोल सकते हो, ये भी चेंज इन टेम्परेचर है, यानी कि ये वाली रिएक्शन आपकी फिट हो रही है कहाँ पे, चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से आपकी रिएक्शन दो पार्ट में बांटी जा सकती है, सही है, क्लियर, दो पार्ट में बांटी जा सकती है। पहली है एक्सोथर्मिक और दूसरी है आपकी कौन सी, एंडोथर्मिक। यहां तक समझ में आया। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शन है जिनमें एनर्जी रिलीज होती है और एंडोथर्मिक वो रिएक्शन है जिनमें एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, समझ में आया। एनर्जी कौन सी है, हीट एनर्जी है, मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, टेम्परेचर के हिसाब से तो एनर्जी कौन सी जाएगी आपकी, ये आएगी, ठीक है ना। किसी भी चीज़ की अगर हम बर्निंग करते हैं तो वो एक्सोथर्मिक है, ठीक है ना। जैसे फोटोसिंथेसिस है आपका एंडोथर्मिक रिएक्शन है, रेस्पिरेशन है आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सर क्या बोल रहे थे आप, कंबशन रिएक्शन आपकी एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आएंगी सारी की सारी। इनिशिएट करने के लिए वहां पे टेम्परेचर दिया जा रहा है,
लेकिन वो चलती रहती है आगे, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हाँ, कंबशन में साउंड एनर्जी रिलीज होती है। अगर कंबशन में साउंड एनर्जी रिलीज हो रही है तो उसको कंबशन नहीं बोलते, उस रिएक्शन को बोलते हैं एक्सप्लोजन। इट इज अ टाइप ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है ना। जो आप पटाखे जलाते हैं ना तो साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी भी रिलीज होती है वहां पे, तो वो जो रिएक्शन है साउंड, लाइट और हीट तीनों एनर्जी रिलीज होती है वहां पे, उसको बोलते हैं क्या है, एक्सप्लोजन। जैसे अभी वॉर चल रहा है तो वहां पे धूमधड़ाम धुड़ हो रही है, तो वहां पे वो एक्सप्लोजन हो रहे हैं, भड़ाका बोल रहा है आपका, ठीक है ना। एक आप रिएक्शन करते हो, हाँ वो वाली, वो गंधक पोटास, हाँ ये है ना, वो वाली रिएक्शन एक्सप्लोजन रिएक्शन है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन ही है, समझ में आया ना। एक्सोथर्मिक में ही कंबशन का एक टाइप बोल सकते हैं आप, नॉर्मली एक्सप्लोजन है जी। हाँ जी बिल्कुल वही रिएक्शन है, सही है, समझ आया यहाँ तक, कोई डाउट? चलें आगे बढ़े, आसान है, पक्का, बहुत बढ़िया, शानदार। अब जरा देखो यहाँ पे अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है तो हम बोलते हैं सीधा सीधा इवोल्यूशन ऑफ गैस, लेकिन कहीं कहीं पे क्या होता है, नीचे सॉलिड का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ऐसी रिएक्शन जिनमें सॉलिड सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो और वो नीचे सेटल डाउन हो जाए, ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ऐसी रिएक्शन जिनमें सॉलिड का फॉर्मेशन हो सॉरी, जिनमें सॉलिड का फॉर्मेशन हो और वो नीचे डिपॉजिट होती चली जाए, उनको बोलते हैं आप प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। आगे आएंगी हम लोग समझेंगे, जब जहाँ जो चीज़ आएगी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वहीं पे करेंगे और तभी अच्छे से समझ में आएगी। ज़्यादा रिएक्शंस अगर आप एक साथ उठाओगे तो अभी अभी ताजी ताजी मामला है वो बासी बासी होने लग जाएगा, मामला आपको दिक्कत में आ जाएगा। तो मेन पार्ट हमारा आज का क्या है, बैलेंसिंग है, और कि करेक्टरिस्टिक्स बतानी है कि हमारी रिएक्शन किस तरीके से होती है। 3 है, आप चाहो तो इनको 5 भी कर सकते हो, आप चाहो तो इनको 4 भी कर सकते हो, चेंज इन स्टेट, और दूसरा आप इवोल्यूशन ऑफ गैस अलग से निकाल सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। आज के जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है क्या, तुम्हारे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसके बाद एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन, बैलेंसिंग किस तरीके से करनी है, इसके अलावा वो नंबर्स कहाँ पे लिखने हैं आपको, ये सारे आपके क्या है, इसके अभी तक के जो हमने सेशन किया है आज के सेशन के इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतना मुझे उम्मीद है कि सभी को समझ आ गया होगा, पूरे मस्ती मजाक से हम लोग पढ़ रहे हैं। कोई डाउट होता है आप क्लियरली पूछ सकते हैं, ऑनलाइन में कमेंट में डाल सकते हैं, बाकी लोग तो अपना पूछ ही रहे हैं, ठीक है ना। ऑफलाइन जुड़ने के लिए बाकी आप मैसेज वगैरह कीजिएगा, जैसे जैसे आपको ऑफलाइन जुड़ना है तो आप बता सकते हैं, ऑफलाइन भी हमारे पास में सुविधा है, हाइब्रिड क्लास हम लोग लेते हैं। इसके अलावा कंप्लीट ऑनलाइन क्लास भी आपको मिल जाएंगी, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, मज़े से पढ़िएगा, ठीक है ना। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, ठीक है, सी यू।